नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 के बाद, जो कि बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है। आज हम प्रत्याभूति की संविदा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्याभूति होती क्या है। प्रत्याभूति मतलब गारंटी, किसी व्यक्ति की गारंटी देना। नॉर्मली हम देखते हैं आज कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गारंटी दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गारंटी दे देता है कि चलो अगर ये तुम्हारे पैसे नहीं लौटाएगा ना तो मैं दे दूँगा। ये गारंटी तो है कि अगर ये ऐसा काम नहीं करेगा तो मैं कर दूँगा। जैसे कि आजकल भाई बहन कह देते हैं कि अगर बड़ी दीदी ये काम नहीं करेगी तो छोटी बहन कर देगी। मतलब किसी व्यक्ति की गारंटी देना, इसे ही कहते हैं प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है। सेक्शन 126, आइए हम इसे बेयर की लैंग्वेज में रीड करते हैं और फिर इसे अच्छे से और समझेंगे। 126 प्री में सीधे पूछा जाता है प्रत्याभूति की संविदा कौन सी धारा में बताई गई है। 126 धारा में प्रत्याभूति की संविदा के बारे में बताया गया है। प्लस इसमें प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार, इन सब की डेफिनेशन दी गई है। धारा 126 प्रत्याभूति की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार के संबंध में बताती है। चलिए हम इसे बेयर से रीड करते हैं। प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा, पर व्यक्ति मीन्स थर्ड पर्सन द्वारा, व्यतिक्रम की दशा में उस वचन का पालन या उसका दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। या थर्ड पर्सन क्या देता है, एक वचन देता है या ये बोलता है कि यदि ये पर्सन ये काम नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके डिफ़ॉल्ट के बदले मैं ये काम करूँगा। ठीक है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, मतलब वह व्यक्ति जो गारंटी दे रहा है, ठीक है, वो कहलाता है प्रतिभू। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है, वह व्यक्ति जिसके डिफ़ॉल्ट के बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है, वह मूल ऋणी यानी प्रिंसिपल डेटर। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, जिससे कहा जाता है, जिसको श्योरिटी दी जाती है कि देखिए ये नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, उसे कहा जाता है क्रेडिटर। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित दोनों हो सकेगी। गारंटी कैसे हो सकती है, चाहे तो वो बोल दे, मौखिक रूप से बोल दे, ओरली बोल दे, या रिटर्न फॉर्म में लिख के भी दे दे। ठीक है, ये तो हो गया बेयर का प्रोविज़न। अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजिली समझते हैं, जिससे कि कल को अगर जुडिशरी में, किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम बहुत ईजिली इसका जवाब दे पाए। सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रत्याभूति की संविदा में 3 संविदाएं होती हैं। कैसे 3 संविदाएं होती हैं? पहले इसमें 3 लोग होते हैं। कौन कौन सी 3 पार्टी होती हैं? अपन मान के चलते हैं A, B, C, ऐसे मान के चल रहे हैं। ए है इसमें श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो गारंटी देता है। ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। थर्ड है क्रेडिटर, थर्ड है क्रेडिटर। ये है प्रतिभू यानी जो सिक्योरिटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है, श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी, जिसके लिए श्योरिटी, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, जिसको गारंटी, जिसको प्रतिभूति दी जा रही है, ये होता है लेनदार। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। बी एक पर्सन है, बी एक पर्सन है जो कि सी के पास जाता है और सी से बोलता है कि आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगा। सी बोलता है किस बात की गारंटी है कि तुम मुझे 1000 रुपये लौटा दो, अगर कल को तुमने नहीं लौटाए तो मैं क्या करूँगा, कल को तुम भाग गए तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर ए यानी श्योरिटी, इसकी एंट्री होती है और ए बोलता है कि मैं बी के बिहाफ पर, बी की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि बी बाय डिफ़ॉल्ट करता है, बी अगर डिफ़ॉल्ट करता है, आपको पैसे ना देता है, तो उस कंडीशन में मैं आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें 3 पर्सन हैं, ए, बी, सी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, और 3 ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए, बी और सी के बीच। बी और सी के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी ने बोला आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगा। ये बी और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कैसा हुआ? ए बना श्योरिटी, बी ने बोला देखो तुम मेरी श्योरिटी बन जाओ ना, तो मतलब सी मुझे क्या है, रुपए दे देगा। ए ने बोला ओके। ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी और
ए और बी के बीच, यानी श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और सी के बीच। किसके बीच हुआ? ए और सी के बीच। इसने बोला सी से कि अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है तो उस कंडीशन में तुम्हें दे दूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और सी के बीच। इस तरीके से यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, कि अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो तुम मेरी श्योरिटी दे दो ना, और यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें कि तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। इस तरीके से यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी पढ़ा था। आप बोलोगे उसमें भी तो सामने वाला बोलता है कि अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि हो जाए, उसमें सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसमें आपस में ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ये जो है होता है ना, जो हमारा क्षतिपूर्ति करता होता है, जहाँ हमारा 124 में क्षतिपूर्ति करता था, वो इस थर्ड पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता कि उसे तुम्हें थर्ड पर्सन से हानि होगी तब मैं कुछ करूँगा। वो सिर्फ अपने क्षतिपूर्ति धारी से ही कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम्हें इन फ्यूचर कोई भी हानि होती है, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे वो और किसी के द्वारा हो, तो मैं तुम्हें उसकी पूर्ति करूँगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, उसमें सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक होता है क्षतिपूर्ति धारी और थर्ड पर्सन के बीच। ठीक है, एक होता है क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारी के बीच। यहाँ पर ये थर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि क्षतिपूर्तिकर्ता उस थर्ड पर्सन से करे। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया था। इसमें सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें 3 पार्टी होती हैं और 3 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि पहली लायबिलिटी किसकी होती है। लायबिलिटी पहली किसकी है? बी की लायबिलिटी है कि ए की लायबिलिटी है? आप पढ़ें इसे। पढ़ने में सेक्शन क्या बोलता है? 126 सेक्शन क्लियर बोलता है कि जब बी डिफ़ॉल्ट करे, यानी जब प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी डिफ़ॉल्ट करता है, तब श्योरिटी आता है। यानी फर्स्ट लायबिलिटी तो हमारी बी की ही है, पैसे बी देगा। बट अगर इन केस बी नहीं दे पाता या डिफ़ॉल्ट कर देता है, उस केस में ए आएगा और तब वो देगा। सिर्फ आपका 126 इतनी ही बात बताता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 127, जो कि बताता है प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल, यानी कंसीडरेशन फॉर गारंटी। गारंटी के लिए कंसीडरेशन क्या है भाई? ए श्योरिटी है, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के लिए गारंटी दी, पर उसको बदले में क्या मिला? क्या मिल रहा है उसको बदले में? चलो बी को तो 1000 रुपये मिल गए। ठीक है, उन दोनों के बीच तो आपस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, उन दोनों के बीच में तो आपस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट इसमें ए को क्या मिला? ए को क्या मिल रहा है? वो गारंटी दे रहा है, तो उसको बदले में क्या मिल रहा है? क्योंकि आप जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना ही चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइड होता है। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन हम सेक्शन 25 में डिफाइन करते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन मस्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि गारंटी के लिए, यानी जो श्योरिटी के लिए, उसके लिए कंसिडरेशन क्या होता है? उसके लिए कंसिडरेशन होता है बी का फ़ायदा। बी को जो फ़ायदा मिला, बी और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मूल ऋणी और लेनदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मूल ऋणी ने डिफ़ॉल्ट किया और इसके बदले प्रतिभू आया, उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया। मतलब इसकी तरफ से जो भी गारंटी दी थी, जो लायबिलिटी मूल ऋणी की थी, जो लायबिलिटी प्रिंसिपल लेटर की थी, उसे श्योरिटी ने पूरा किया। ठीक है, उसे श्योरिटी ने पूरा किया, तो मूल ऋणी को फ़ायदा हो गया ना। क्या हो गया? मूल ऋणी को एक प्रकार का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो जब मूल ऋणी को जो फ़ायदा हुआ ना, वही श्योरिटी के लिए क्या हो जाता है? एक प्रकार का प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि जो श्योरिटी होता है उसके लिए कंसिडरेशन क्या होता है? मूल ऋणी का फ़ायदा होता है। ये आपका धारा 127 बताती है। मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। मतलब आपने जो उसके बिहाफ पर काम किया, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बदले में आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, बदले में आपने कुछ भी पूरा किया, आपने गुड्स की डिलीवरी किया, जो भी आपने पूरा किया, ठीक है, आपने क्रेडिटर को जो भी पूरा किया, तो वो क्या हो गया? आपके बदले क्या हो गया? जो उसको फ़ायदा हुआ वो क्या हो गया? श्योरिटी का काम हो गया। ठीक है, चलिए हम इलस्ट्रेशन से पढ़ लेते हैं।
का से खा माल उधार बेचने और प्रदत्त करने की प्रार्थना करता है। का से खा कर रहा है प्रार्थना। का वैसा करने को इस शर्त पर रजामंद हो जाता है कि गा माल की कीमत के संदाय के लिए प्रत्याभूति दे। ठीक है, ए बी दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ए से बी बोलता है कि तुम मुझे उधार बेचने और प्रदत्त करने की प्रार्थना करता है। ठीक है, ए से बी ऐसा करता है। ए बोलता है ठीक है मैं वैसा कर दूंगा, मैं तुमको उधार भी दे दूंगा और डिलीवर भी कर दूंगा, बट तुम मुझे सी, एक पर्सन थर्ड पर्सन है, उसकी गारंटी दिलाओ, उसे एज अ श्योरिटी लाओ कि कल को अगर मैंने तुमको माल उधार दे दिया और मैंने तुमको डिलीवर कर दिया, कल को अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर ए और बी दो पर्सन है। बी बोल रहा था ए से कि तुम मुझे माल उधार दे दो। ठीक है, ए के पास क्या है? माल है कि तुम मुझे माल उधार दे दो, मतलब उधार से मतलब है पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, उधार दे दो और डिलीवर कर दो, उधारी पे मुझे दे दो। ए बोलता है मैं उधार पे दे तो दूंगा, बट देखो बुरा मत माना, ये जो सी पर्सन है ना, इससे बुलवा दो कि कल को अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मेरे माल के तो सी दे देगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या है? बी क्या है? मूल ऋणी है। ए क्या है? क्रेडिटर है। और ये हो गया श्योरिटी। ठीक है, मूल ऋणी और ये लेनदार। लेनदार क्या होता है? जिसे लेना होता है। मूल ऋणी क्या होता है? जिस पर ऋण होता है। और प्रतिभूति श्योरिटी आपको समझ में आ गया। तो बी बोल रहा है ए से कि तुम मुझे माल उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। ए बोलता है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सी को बोल दो कि कल को अगर आप नहीं दे पाओगे तो सी दे देगा। सी बोलता है ओके मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर सी को बदले में क्या मिल रहा है? चलो बी को तो माल मिल जाएगा, बी को माल मिल रहा है और ए को रुपए मिल रहे हैं। बी के लिए माल कंसीडरेशन हो गया, ए के लिए उसके रुपए कंसीडरेशन हो गया। ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट में इसको क्या मिला? ये तो अगर फॉर एग्जांपल बी के बदले बी अगर बाय डिफ़ॉल्ट करता है और तुम पेमेंट भी कर देते हो, जो बी को करनी थी वो तुम कर रहे हो, तुमको मिला क्या? तुम्हारे लिए प्रतिफल होगा बी का फ़ायदा, क्योंकि तुम्हारे देने से बी को फ़ायदा हो गया। नहीं तो कल बी पर क्या हो जाता? ये सूट ले आता, उसको फ़ायदा हो गया ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये चीज़ आपकी 127 सेक्शन बताता है कि जो बी को फ़ायदा होता है, यानी जो हमारे मूल ऋणी को फ़ायदा होता है, वही प्रतिभू के लिए क्या हो जाता है? प्रतिफल हो जाता है। ठीक है, कहा के इस वचन के प्रतिफल स्वरूप कि वह माल परिदत्त करेगा, गाय संदाय की प्रत्याभूति दे देता है। क्या दे देता है? उसने बोला कि ठीक है तुम्हें मेरा चाहिए ना, कि मैं वचन दे दूं कि अगर ये नहीं कर पाएगा तो मैं दे दूं। ठीक है, मैं माल के कीमत की संदाय करने की प्रत्याभूति दे रहा हूं। तो ए बोलता है ठीक है अब मैं बी को माल दे देता हूं। यह गा के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। गा ने क्या दे दिया? वचन दे दिया। कैसा वचन दे दिया? कि तुम्हारे अगर बी पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। उसने ऐसी श्योरिटी दे दी। ठीक है, तो ये गा ने ऐसा वचन दे दिया कि मैं ये करूंगा। तो गा के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। क्या प्रतिफल है? कि तुम्हारे ऐसा बोलने से क्या मिल गया? बी को माल मिल गया, वरना वो बी को माल गुड्स नहीं दे रहा था। उसने बोला मैं तुम्हें गुड्स तो दूंगा, पर बदले में क्या करो, तुम सी से मुझे श्योरिटी दिलवा दो कि कल को अगर तुम बाय डिफ़ॉल्ट करते हो तो मेरे जो कीमत है, गुड्स की कीमत है, वो सी दे देगा। सी ने बोला ओके। सी के ओके बोलने से, सी के वचन देने से बी को क्या मिल गया? माल मिल गया, उसको फ़ायदा हो गया। तो यही क्या हो जाएगा? सी के लिए एक प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक सी पढ़ते हैं। इसका सी इलस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है। सी को पढ़ेंगे, इसमें आपको और बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। खा को का माल बेचता और परिदत्त करता है। खा को का, यहाँ पर जो ए है ना, एक पर्सन है जो बी को क्या कर रहा है? माल बेच रहा है और डिलीवर कर रहा है। बेच भी रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। ठीक है, का को का माल बेचता और परिदत्त करता है। गा तत्पश्चात प्रतिफल के बिना करार करता है कि खा द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। करार शून्य है। यहाँ पर सी ने बोला कि देखो अगर बी से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ना तो उसके बदले मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पर करार शून्य है। किसका करार शून्य है? इन दोनों का करार शून्य नहीं है, इनका तो वैलिड है। ए ने बी को माल बेचा, डिलीवर किया, बी इसका पेमेंट करेगा, ये तो वैलिड है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इन वॉइड है। ये वाला क्या है? ये वाला एग्रीमेंट वॉइड है। कौन सा एग्रीमेंट? ये प्रत्याभूति का करार यहाँ पर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्याभूति भी तो एक प्रकार की संविदा है ना, इसमें भी तो प्रतिफल मौजूद होना चाहिए। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो आपने बोल दिया था कि
वैलिड है। प्रतिभूति की प्रत्याभूति की संविदा बन गई, यहाँ क्यों नहीं बनी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सी ने वचन दिया ना, उस वचन से बी को क्या हुआ? फायदा हुआ। क्योंकि यहाँ पर ए ने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि मैं तुम्हें माल तब ही दूंगा जब बी मुझे वचन दे दे। कैसा वचन दे दे? कि अगर तुम कल को पेमेंट नहीं करोगे तो मैं करूँगा। तो इस वचन से बी को माल मिल गया, अन्यथा बी को माल नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ए ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या ए ने ये कहा था कि मैं तुम्हें माल तभी बेचूंगा या तभी डिलीवर करूंगा जब तुम सी से गारंटी दिलवाओ कि कल को तुम पेमेंट नहीं करो तो मैं कर दूंगा? ऐसा तो नहीं कहा था ना। इनका तो नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें माल बेचूंगा और परिदत्त करूंगा, बदले में तुम मुझे पेमेंट कर देना। एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी उसमें से अपने आप आ गया कि देखो, सी अपने आप आ गया सॉरी, कि बी अगर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ये आप नॉर्मली आ रहे हो, आपके ऐसा कहने से बी को यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके ओके कहने से बी को फायदा हुआ क्योंकि ए ने शर्त रखी थी। ये है बीच का थोड़ा सा थिन डिफरेंस। ठीक है, कि प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल क्या होता है? प्रतिभू के लिए वही प्रतिफल हो जाता है कि उसके भी वचन देने से या उसकी किसी बात करने से यहाँ पर मूल ऋणी को कोई फायदा हो जाए। यहाँ पर मूल ऋणी को फायदा हो रहा है या सी इलस्ट्रेशन में मूल ऋणी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपका जो प्रत्याभूति की संविदा है, आपका करार है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 128 कि प्रतिभू का क्या दायित्व होता है। प्रतिभू का दायित्व मतलब श्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है। ठीक है, श्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है? पहले तो ये जानो, श्योरिटी की लायबिलिटी फर्स्ट लायबिलिटी होती है कि सेकंड लायबिलिटी? सेकंड लायबिलिटी। फर्स्ट लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की, जब वो डिफॉल्ट करता है तब श्योरिटी आता है। ठीक है, लिए ये सबसे पहले समझना है। ये आपके सेक्शन को प्री में पूछा जाता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी 128 सेक्शन में बताई गई है, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात आती है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सम विस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। प्रतिभू का दायित्व कैसा है? मूल ऋणी के बराबर है। मूल ऋणी के बराबर से मतलब है कि जितना मूल ऋणी पे दायित्व था ना, उतना ही प्रतिभू पे, श्योरिटी पे है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अगर बी डिफॉल्ट करेगा तो सी पेमेंट करेगा। सी कितनी पेमेंट करेगा? उतनी ही पेमेंट करेगा जितनी बी को करनी थी, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। उसका बिल्कुल ऐसा लायबिलिटी रहता है, उसका बिल्कुल दायित्व ऐसा रहता है कि जैसे वो क्या हो, मूल ऋणी हो। हाँ, बट उसका दायित्व सेकंड होता है, फर्स्टली मूल ऋणी का होता है। अगर मूल ऋणी अपने दायित्व में डिफॉल्ट करता है, व्यतिक्रम करता है, फिर उसके बाद सी का दायित्व आता है, यानी श्योरिटी का दायित्व आता है, और उसका दायित्व बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि मूल ऋणी का रहता है। ठीक है, इसे हम इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। कैसे? खा को का एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता गा द्वारा संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। यहाँ पर क्या दे रहा है? प्रत्याभूति कौन दे रहा है? सी दे रहा है। ठीक है, चलो, विनिमय पत्र खा को का एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता गा द्वारा संदाय करने की, ए दे रहा है गारंटी, सॉरी ए गारंटी दे रहा है। ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर। क्या दे रहा है? खा को का एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता गा द्वारा संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। गारंटी कौन दे रहा है? यहाँ पर ए दे रहा है बी को, किससे? सी के ब्याह पर। ठीक है, विनिमय पत्र गा द्वारा अनादृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया? एक्सेप्टर जो था ना, सी एक्सेप्टर था, इसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं। उसने क्या कर दिया? उसे डिसऑनर कर दिया, विनिमय पत्र को मना कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज को मना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 पर्सन है, कौन कौन से? ए है, बी है, सी है। यहाँ पर ए क्या है? गारंटी देता है, बी सी यहाँ पर एक्सेप्टर होता है, और बी होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट मिलनी है। तो ए क्या करता है? खा को का, यानी जो बी है उसको ए क्या करता है? एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता गा द्वारा संदाय करने की प्रत्याभूति करता है। अगर गा नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, विनिमय पत्र गा द्वारा अनादृत किया जाता है। का न केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए बल्कि उन ब्याज और प्रभारों के लिए भी जो उस पर शोध्य हो गए हैं दायी है। वो केवल उस विनिमय पत्र की रकम के लिए नहीं रहेगा, वो उन सब चीज़ों के लिए रहेगा जो उस विनिमय पत्र में लिखी गई हैं। ठीक है, जो उस विनिमय पत्र में गा के द्वारा चीज़ें दी जाती, वो सारी लायबिलिटी ए पर आ जाएंगी। लेकिन कब आ जाएंगी? जब सी ने मना कर दिया है।
सी जो एक्सेप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है, उसने मना कर दिया पेमेंट करने से बी को। ए ने बोला था कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर सी नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। सी ने मना कर दी। अब ये सारी का जो है वो केवल सिर्फ विनिमय पत्र की रकम नहीं करेगा, बल्कि उन सारी चीज़ों को करेगा जो कि उस पर शोध्य हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। ये इसकी फर्स्ट लाइन थी, संवितरण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही जो आपकी श्योरिटी है वो एक्सप्रेसली ये कह देती है कि देखिए मैं सिर्फ 2,000 रुपये तक ही इसके लिए लायबल हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पर्सन है। ए यहाँ पर श्योरिटी है, ठीक है, बी यहाँ पर मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेटर है, और सी आपका क्रेडिटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सी ने बोला कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट करने की जो गारंटी है ना वो ए ले ले, कि कल को तुम अगर डिफॉल्ट करोगे तो ए इसका पेमेंट कर देगा। ए ने बोला कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 लाख का, मतलब आप जो है ना वो बी को 1 लाख तक का सामान दे रहे हो उधार, और आप बोल रहे हो कि अगर कल को बी बाय डिफॉल्ट करता है तो उसके बदले वो जो 1 लाख रुपये है ना वो मैं आपको दूँ। पर देखिए मैं सिर्फ 50,000 रुपये तक की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं 50,000 तक दे दूंगा। अगर बी डिफॉल्ट करेगा तो मैं आपको कितने दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा। 50,000 से ज़्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अब आगे अगर आपको पूरा 1 लाख का सामान देना, आप 1 लाख का दो, 2 लाख का दो, 3 लाख का दो, लेकिन मैं सिर्फ 50,000 तक की गारंटी दे रहा हूँ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली उसने लिख दिया कि मैं सिर्फ 50,000 की गारंटी ले रहा हूँ, तो अब आप श्योरिटी को सिर्फ 50,000 तक ही लायबल ठहरा पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ एक्सप्रेसली नहीं लिखा है तो वो उतना ही लायबल होता है जितना कि प्रिंसिपल डेटर लायबल होता है। ठीक है, सबसे पहला 126 में सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस क्या क्या है। सेक्शन 127 में कंसीडरेशन बताया गया है गारंटी के लिए, और सेक्शन 128 में लायबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।